नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज एक बार आपके समक्ष पुनः तृतीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसे कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत गुट निरपेक्षता, जिसे कि हम नॉन अलाइनमेंट के नाम से अंग्रेजी में समझते हैं, के संदर्भ में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं, भलीभांति परिचित हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पूर्ण रूपेण एक नवीन कलेवर में वैश्विक पटल पर उभर कर आया, जहाँ की अब उसका जो स्वरूप था वो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व की स्थिति से काफ़ी विपरीत स्थिति में था या विपरीत स्वरूप में था। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जहाँ वैश्विक पटल पर या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ब्रिटेन और फ्रांस नामक महाशक्तियां राज करती थी, जहाँ की ब्रिटेन और फ्रांस का बहुत बोलबाला था, जिनके साम्राज्य का विस्तार का आकलन करना संभव नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ये दोनों महाशक्तियां दोयम दर्जे की शक्ति बनकर रह गईं और हाशिए पर आ गईं। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में दो नवीन महाशक्तियों का जन्म हुआ, जिन्हें कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। बच्चों, हम यह भलीभांति जानते हैं और हमने पूर्व में पढ़ा भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरे वैश्विक परिदृश्य को दो धड़ों में विभाजित कर दिया। हम यहाँ स्पष्ट रूप से समझते हैं क्योंकि हमने शीत युद्ध की चर्चा करी है, शीत युद्ध का अध्ययन किया है। तो शीत युद्ध के दौरान पूरा वैश्विक समुदाय दो धड़ों में या दो गुटों में विभाजित हो गया, जहाँ एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, जो कि पूंजीवादी या उदारवादी जो समूह था या गुट था उसका नेतृत्व कर रहा था। और इसके साथ में जो राष्ट्र इस विचारधारा में आस्था रखते थे या इस राष्ट्र के प्रति आस्थावान थे, वो इस गुट के साथ में या समूह के साथ जुड़े हुए थे। वहीं एक दूसरा गुट दूसरी तरफ, जो कि सोवियत संघ के नेतृत्व में अपनी उपस्थिति दर्शा रहा था, यह वह गुट था या वह समुदाय था जो कि साम्यवादी विचारधारा के अंदर आस्था रखते थे अथवा सोवियत संघ के फॉलोअर थे। यहाँ स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि इस वैश्विक धड़ेबाजी ने कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में तनाव का माहौल बना दिया था। जैसी कि चर्चा हमने शीत युद्ध के दौरान करी कि शीत युद्ध के दौरान एक ऐसा माहौल अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बना हुआ था जबकि दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडों का उपयोग कर रही थी, विभिन्न प्रकार के मंचों का उपयोग कर रही थी और वैश्विक परिदृश्य में एक ऐसा माहौल बनाना चाह रही थी ताकि अधिकाधिक राष्ट्र विरोधी जो महाशक्ति है उससे दूर होकर के उनके पाले में जुड़ जाएं। इस घृणास्पद प्रक्रिया के अंदर, इस कूटनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत वैश्विक परिदृश्य में जबकि चारों ओर तनाव, घृणा, भय
और शंकाओं से भरा हुआ वातावरण व्याप्त था। ऐसी स्थिति में एक नवीन विचार अस्तित्व में आया, जिसे कि हम लोग गुट निरपेक्षता के नाम से या नॉन अलाइनमेंट के नाम से जानते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने में गुट निरपेक्षता का विशेष महत्व है। गुट निरपेक्षता की जो उत्पत्ति है उसका कारण कोई संयोग मात्र नहीं था, बल्कि यह एक सुविचारित अवधारणा थी जिसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं जो युद्ध की संभावना थी उसको रोकना था। गुट निरपेक्षता की अवधारणा के उदय के जो पीछे मूल धारणा यह थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को इन शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का कार्य किया जाए। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश राष्ट्र गुट निरपेक्षता की विचारधारा या इस विचार को अपनाने पर बल देने लगे थे। 1961 में बेलग्रेड में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले गुट निरपेक्ष देशों की जो संख्या थी वह 25 थी, किंतु आज गुट निरपेक्ष आंदोलन की संख्या 120 हो गई है और आर्मेनिया, अजरबैजान, बोस्निया हर्जेगोविना, ब्राज़ील, चीन, कोस्टारिका, क्रोएशिया, अल साल्वाडोर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन और उरुग्वे इन देशों को गुट निरपेक्ष आंदोलन में ऑब्जर्वर मतलब पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हो रखा है। बच्चों, हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संपूर्ण विश्व दो गुटों के अंतर्गत विभाजित हो चुका था और दूसरी तरफ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो राष्ट्र थे उनका स्वतंत्र अस्तित्व उभरने लगा था। जो अमेरिका का गुट था वो एशिया के इन नवोदित राष्ट्रों पर तरह तरह के दबाव डाल रहा था ताकि वे उसके गुट में शामिल हो जाएं, लेकिन एशिया के अधिकांश राष्ट्र पश्चिमी जो राष्ट्र थे उनकी भांति गुटबंदी में विश्वास नहीं रखते थे। वे सोवियत साम्यवाद और अमेरिकी पूंजीवाद को दोनों को ही अस्वीकार करते थे। वो अपने आप को किसी इन वादों के साथ संबद्ध नहीं रखना चाहते, इन गुटों के साथ संबद्ध नहीं रखना चाहते थे। उनका विश्वास था कि एक तीसरी शक्ति के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर सकते हैं जो कि इन दोनों गुटों के विभाजन को अधिक जटिल होने से रोक सकती है और एक संतुलन का कार्य स्थापित करने का कार्य कर सकती है। इन दोनों गुटों से अलग रहने की जो नीति है, जैसे कि हम गुट निरपेक्षता कहते हैं, यह एशिया के नवजागरण की एक प्रमुख विशेषता थी। 1947 में स्वतंत्र होने के उपरांत भारत ने इस नीति का पालन करना शुरू कर दिया। उसके बाद एशिया के अनेक देशों ने इस नीति में अपनी आस्था को व्यक्त किया। अफ्रीका के राष्ट्र भी स्वतंत्रता के पश्चात इस नीति के साथ जुड़ने लगे। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे मार्शल टीटो और इंडोनेशिया के सुकर्ण, इन्होंने तीसरी शक्ति की इस धारणा को काफ़ी मजबूत करने का कार्य किया। शीत युद्ध के राजनीतिक ध्रुवीकरण ने गुट निरपेक्षता की समझ तैयार करने के लिए एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का कार्य किया। ये जो राष्ट्र थे जो इस नीति के साथ जुड़ रहे थे, ये एक लंबी औपनिवेशिक आधिपत्य या गुलामी का जीवन जीने के बाद
स्वतंत्र हुए थे, और वे ऐसी भूमिका की तलाश कर रहे थे जहां उनका आत्मसम्मान और जो उनकी क्षमता है वो सुरक्षित रह सके। उनकी इच्छा यह थी कि उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय भूमिका है वो इस प्रकार की हो जहाँ की वो स्वतंत्र रूप से अपना नीति का पालन कर सकें और सामूहिक रूप से सुरक्षा का भाव उसको जो है सुरक्षित बनाए रख सकें। गुटनिरपेक्षता की नीति कई दशकों से चल रही है और आज संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग 2/3 राष्ट्र इसे व्यवहार में पालन कर रहे हैं। फिर भी हम यह नहीं मान सकते कि जिन जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी है वो गुटनिरपेक्षता को जो है उसको सही रूप में समझते हैं या उसकी सही नीति को समझने का प्रयास करते हैं। इसके कई सारे कारण अपने को नज़र आ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुटनिरपेक्षता शब्द जिस नीति और दृष्टिकोण का वाहक या द्योतक बन गया है उसका जो अर्थ प्रदान करने के लिए वो एकमात्र कोई सही शब्द या ऐसा नहीं है जो सबसे संतोषजनक हमको लगता हो। गुटनिरपेक्षता को कुछ लोग अप्रतिबद्धता, असंपृक्तता, तटस्थता, तटस्थतावाद, सकारात्मक तटस्थता, गतिशील तटस्थता, असंलग्नता आदि कई नामों से इसको समझने का या जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि 6 जो रूप हैं अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एकपक्षवाद और असंलग्नता, ये 6 अर्थ जो हैं ये गुटनिरपेक्षता से सिमिलर लगते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में इनका गुटनिरपेक्षता से संबंध प्रतीत नहीं होता। अर्थात गुटनिरपेक्षता अपने आप में एक अलग नीति है, इन सभी धारणाओं से भिन्न है। जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर हैं, वो कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता इन सभी धारणाओं से भिन्न है। यह मैत्री संधियों और गुटों से बाहर रहने की नीति है। गुटनिरपेक्षता का सार तत्व यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषकर दोनों सर्वोच्च शक्तियों के प्रति नीतियों के संदर्भ में नीति और कार्रवाई की पर्याप्त स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ जो है वह शक्तिमूलक राजनीति से पृथक रहना और सभी प्रकार के राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का पालन करना, यह इसका मूल तत्व है। तो हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता अपने आप में एक व्यापक और परिपूर्ण धारणा है। गुटनिरपेक्षता के 3 कर्णधार माने जाते हैं नेहरू, नासिर और टीटो, जिन्हें कि सुकर्णों का भी संबल मिला। उन्होंने इसके 5 आधार स्वीकार किए थे। पहला था कि सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो। दूसरा, सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। तीसरा था, सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य ना हो। चौथा था, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता ना किया हो। और 5वां था कि सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति ना दी हो। अर्थात वही राष्ट्र गुटनिरपेक्ष माने जा सकते हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हों और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन करते हों, शक्ति या सैनिक गुटों के सदस्य ना हों,
हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के विरोधी शक्ति शिविरों से दूर या अलग रहने वाले, युद्ध की विभीषिका को टालने वाले, तनाव को कम करने वाले और शांति समर्थक देश जो हैं वही गुटनिरपेक्षता का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय अपनी स्वतंत्र रीति नीति से है। गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के औचित्य अनौचित्य को देख सकते हैं। किसी एक गुट के साथ संबद्ध होकर उचित अनुचित का जो विचार है वह समुचित रूप में प्रतीत नहीं होता है। इसलिए गुटनिरपेक्षता की नीति परिपूर्ण है और स्वतंत्रता की द्योतक है, स्वतंत्र मानसिकता की द्योतक है, स्वतंत्र विदेश नीति के पालन की द्योतक है। तो हमको इस से यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि गुटनिरपेक्षता की नीति का जो पालन किया गया वह उसके आधार के आधार पर किया गया। इसका आधार बड़ा व्यापक था कि जो महाशक्तियाँ हैं उनसे दोनों से हमको इन दोनों गुटों से पृथक रहना है और अपनी स्वतंत्र रीति नीति का पालन करना है। किसी भी प्रकार की गुटबाजी के अंदर हमको नहीं पड़ना है, उसको बढ़ावा देने का कार्य नहीं करना है। यही गुटनिरपेक्षता का प्रमुख आशय है। नमस्कार।